आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के इस कोर्स में, जिसमें हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम बंगाल का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। और पिछली क्लास में अगर आप देखें तो हमने प्लासी के युद्ध के बारे में बात कर ली थी। बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ा था। हमने ये भी जाना था कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला है और दूसरी ओर अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा है। युद्ध के कारण बहुत पुराने हैं। सबसे प्रमुख जो कारण था वो था दस्तक। अंग्रेज लगातार दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। हालांकि अलीवर्दी खान तक किसी भी नवाब ने इस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। फिर अंग्रेजों ने किलेबंदी करना शुरू कर दी थी। ब्रिटिशर्स ने जो कलकत्ता है, जहां फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया था, वहां पर फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था। तो इस तरह के और भी कारण थे। अलीनगर की संधि थी जो कि थोपी गई थी। ये सारे कारण प्लासी के युद्ध को लेकर के आते हैं। हालांकि हमने युद्ध के बारे में यह पढ़ा कि ये युद्ध ना कह करके इसे एक छोटी सी झड़प या अंग्रेजों का षड्यंत्र कहना चाहिए, क्योंकि सेनाओं के बीच में युद्ध नहीं हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही सभी लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया था। जितने भी लोग थे उन सभी को अपने पक्ष में ऑलरेडी मिला लिया था। और जैसे ही मैंने कहा कि आप प्रीलिम्स देकर के आएंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, तो इन सभी प्रश्नों पर हम प्रकाश भी डालेंगे एक बार कि प्लासी की लड़ाई थी, एक झड़प थी, युद्ध नहीं था, ये सिर्फ एक कूटनीतिक जीत थी, ये षड्यंत्र था। इन सभी की हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आप इस प्रकार के प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। फिर हमने इसके परिणाम भी पढ़े थे और परिणाम में हमने देखा कि अंग्रेजों के हाथ में, हम ये कह सकते हैं कि बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। जो बंगाल है उस पर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। और जैसे ही बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ, इनडायरेक्ट कंट्रोल उनका स्थापित हुआ, उन्होंने क्या किया दोस्तों, मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसे बंगाल का नवाब बनाया। हमने यह भी देखा था कि जो मीर जाफर है वो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का पहला कठपुतली नवाब होगा। और बंगाल की लूट का आरंभ यहाँ से होता है। 5.5 लाख पाउंड तो खाली कंपनी ने ले लिए और लगभग इतना ही अमाउंट अलग अलग अधिकारियों ने ले लिया। 2.5 लाख पाउंड रॉबर्ट क्लाइव के हिस्से में गए और बहुत सारे अधिकारियों को बहुत सारा भुगतान करना पड़ा उपहार के रूप में। उसके अलावा 24 परगना, जो एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, वह भी अंग्रेजों को मिल चुका था। तो वहां से भी उन्होंने लैंड रेवेन्यू वसूल करना शुरू कर दिया। वहां से भी उन्होंने भू राजस्व लेना शुरू कर दिया। कलकत्ता भी अब पूरी तरह से अंग्रेजों को मिल चुका है। तो बहुत सारी चीजें अंग्रेजों को इससे मिली इस युद्ध के बाद। तो अब शुरू होगा बक्सर का युद्ध की कहानी। पर हमें यह समझना होगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध कब हो रहा है, तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हो रहा है, राइट। उसका युद्ध, बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में होगा, 22 अक्टूबर 1764। तो हमें यह समझना है कि सर इस बीच में क्या हुआ। इस बीच में सर जून जून 1757 से लेकर के, जून 1757 से लेकर के 22 अक्टूबर 1764, जो कि बक्सर के युद्ध की तिथि है, इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई, हमें इस बात का अध्ययन करना है। एंड दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे तो हमें अपने आप यह पता चल जाएगा कि बक्सर के युद्ध का कारण क्या था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द बैटल ऑफ बक्सर। हम ऑटोमेटिकली इस बात को समझ रहे हो। ठीक है, चलिए। तो पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बना देता हूं, तो आप लिख लीजिए, पहले हेडिंग लगा लीजिए। अगला पॉइंट, नंबर मुझे याद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से नंबर देख लेना। मैं इसको अभी फिलहाल 6 मार्क कर दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से नंबर देख लेना, जो भी नंबर हो। हेडिंग लगा लीजिए, प्लासी व बक्सर के मध्य की घटनाएं। इवेंट्स बिटवीन प्लासी एंड बक्सर। इवेंट्स बिटवीन प्लासी एंड बक्सर। तो अब हमें डिस्कस करना होगा कि प्लासी से लेकर के बक्सर के बीच में आकर क्या क्या हुआ। तो पहले एक
टाइमलाइन को समझ लें आप, ठीक है। पहले एक टाइमलाइन के रूप में चीजों को समझ लें। देखें, तो हम ये जान रहे हैं दोस्तों, नंबर वन, कि पहला इवेंट ये होता है कि 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, और ये अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का पहला कठपुतली नवाब होगा। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, 1760 में 1760 में अंग्रेज क्या करेंगे दोस्तों, अंग्रेज मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाएंगे। और एक मूर्ख अंग्रेज है दोस्तों, उस मूर्ख अंग्रेज का नाम है वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट, वेंसी टार्ट पता है क्या कहेगा? वेंसी टार्ट कहेगा ये तो बंगाल की क्रांति है, दिस इज द रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं आप ही से पूछूंगा और फिर आप कहोगे सर ये क्रांति है, ठीक है। इससे बड़ी बहस तो हमारे घर में हो जाती है सर, भाई बहन के बीच में बड़ी लड़ाई हो जाती है, मोहल्ले में हम बड़ा झगड़ा कर लेते हैं सर, और इसे वेंसी टार्ट ने बंगाल की क्रांति कह दी। फिर तो ऐसा है, मान लो हम टैंकर से पानी भर रहे हैं, कोई एक अपना कुप्पे से पानी भर रहा है, हमने अपना कुप्पा लगा दिया, तो इसे भी बोल दो भैया क्रांति हो गई, हम नए शहंशाह बन गए मोहल्ले के, ठीक है। तो ऐसी ही कहानी होगी वेंसी टार्ट के साथ, बड़ी महान बात करेगा, मूर्ख बात। तो 1760 में अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम विरोध करेगा, तो 1763 में पुनः पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। लिखते जाइएगा साथ में, पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया फिर से। तो एक सवाल पूछा गया, अच्छा सवाल था, कि वह कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार बंगाल का नवाब बना है? तो वो मीर जाफर है। मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बना है। ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल ट्वाइस, वो 2 बार बंगाल का नवाब बना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देख लेते हैं। 3 घटनाएं हो गई, मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। अब ये समझने वाली बात है, मेरे आपसे एक सवाल भी रहेगा कि 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, अभी हम पढ़ रहे होंगे कि ये एक तरफ हेक्टर मुनरो रहेगा और एक तरफ संयुक्त सेना रहेगी, वो हम जानेंगे बाद में। अब मेरा सवाल आपसे एक है दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग। सवाल यह है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए मुझे कमेंट करके। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वाज हैपनिंग, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल? बताएं, बंगाल का नवाब कौन था उस समय? ब्रैकेट में वेंसी टार्ट, बंगाल की क्रांति, वेंसी टार्ट रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। मीर जाफर, मनीष ने कहा मीर जाफर, हिमांशु ने कहा मीर कासिम, बिल्कुल अजय, उस पर भी मैं आऊंगा। मीर जाफर, वेरी गुड। देखो याद रखना, मैंने अभी क्या लिखवाया कि 1763 में पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया, तो 22 अक्टूबर 1764 को भी नवाब वही होगा, तो मीर जाफर ही नवाब था। ये सवाल आते हैं प्रीलिम्स में इस तरह के, और गलती हम ये करते हैं कि हम जवाब लगा के आ जाते हैं मीर कासिम। मीर कासिम को हटा दिया है, अब वो बंगाल का पूर्व नवाब बन चुका है, वो बन चुका है एक्स नवाब ऑफ द बंगाल, इतना ही तो अंतर है, ठीक है। तो मीर जाफर इस समय बंगाल का नवाब, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। और इसमें पता है एक और गलती हम मुख्य परीक्षा में भी करते हैं, जब हम ये लिखते हैं ना
कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो अभी जो कई मैंने कॉपीज चेक की, हमें एमपीपीएससी यूपी तो अभी पहला एक्सपीरियंस है, तो एमपी में जितनी भी कॉपी में चेक करता हूँ तो उसमें बच्चे हमेशा ये लिख देते हैं कि यह युद्ध अंग्रेज की ओर से हुआ और संयुक्त सेना की ओर से हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, संयुक्त सेना में बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। प्रॉब्लम होती है बंगाल का नवाब मीर कासिम कहने में, जबकि वो हट चुका है, बंगाल का नवाब मीर जाफर है। छोटी छोटी बातें होती है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें और अगली घटना की चर्चा करें। तो अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध होता है। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु। तथा अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने नज्म उद्दौला नज्म उद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, डेथ ऑफ मीर जाफर एंड ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड नज्म उद्दौला एज अ नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए इसके बाद की घटना समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहां से भी सवाल बनता है। अगली घटना यह है दोस्तों कि अगस्त अगस्त 1765 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि हम पढ़ेंगे। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि से ही होती है और यही हमारा घटनाक्रम है वास्तविक में। यहाँ हमारी घटनाएं खत्म होंगी, फिर बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होगी। ठीक है, मुबारक उद्दौला आखिरी गवर्नर होगा। अब देखो सवाल क्या बनेगा। अगला सवाल यहाँ सैफुद्दौला फिर मुबारक उद्दौला आखिरी नवाब होगा, वो हम लिखवा चुके हैं आपको पहले ही मुबारक उद्दौला के बारे में। ये आखिरी नवाब है बंगाल का वो। ठीक, अब घटना यहां से ये समझ में आती है। अब मेरा फिर से आपसे एक सवाल है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तब बंगाल का नवाब कौन है, तो आप जवाब दे रहे होंगे मीर जाफर। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई 12 अगस्त और 16 अगस्त को, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन है? क्या जवाब देंगे दोस्तों, क्या जवाब देंगे? यही सवाल प्रीलिम्स में आते हैं छोटे छोटे। कौन है बताइए जल्दी से। नज्म उद्दौला। ठीक है, नहीं नहीं डेट याद नहीं रखनी है आपको, नज्म उद्दौला। ठीक, ये आपको याद रखना है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलो ये समझ गया, मतलब आधा काम हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनकी डिटेल में जाते हैं। ये तो हमने टाइमलाइन बना ली और एक घटनाओं का क्रम आपको हमने बता दिया कि किस तरह से घटनाएं आगे बढ़ेंगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम मीर जाफर के बारे में बात करेंगे। अब हमें इन्हीं घटनाओं का उल्लेख करना है, इन्हीं घटनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा पहला जो सब पॉइंट यहाँ पर आएगा, जो पहला सब पॉइंट आएगा वो है मीर जाफर। चले मेरे साथ ही आप लिखते जाएंगे। लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बंगाल का कठपुतली नवाब, बंगाल का कठपुतली नवाब, इंग्लिश में पपिट नवाब, अपॉइंटेड पपिट नवाब ऑफ बंगाल, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर द प्लासी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, चलिए दूसरा
दो बार, दो बार नवाब बना। बस ये प्रीलिम्स के काम आते हैं, मेंस में काम नहीं आता ये टॉपिक, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1757 से 1760 और फिर 1763 से 1765, ठीक है। बिकेम नवाब ट्वाइस। तीसरी बात समझिए, तीसरा जो है, तीसरा बंगाल की क्रांति। अब पहले से समझो, फिर मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, तो आप ऐसा करके लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। बंगाल की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल, ये प्रीलिम्स में आता है दोस्तों, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल, अब पहले इसको समझ लो। देखो कहानी क्या हुई कि 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया। अब मीर जाफर ने यह सोचा था प्लासी के युद्ध से पहले कि जब मैं बंगाल का नवाब बनूंगा तो पूरी शक्तियां मेरे पास होंगी और जैसा मैं चाहूंगा उस तरह से मैं बंगाल का शासन चलाऊंगा। और बंगाल एक प्रॉस्परस जगह है तो मेरे पास भी बहुत पैसा रहेगा और मैं प्रजा की भी कहीं ना कहीं मदद कर पाऊंगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, अंग्रेजों ने उसे लूटना शुरू कर दिया। जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो तुरंत अंग्रेज उससे बहुत सारा पैसा ले गए और बीच बीच में ब्रिटेन से जितने भी अधिकारी आते थे वो नज्म उद्दौला सॉरी वो मीर जाफर से मिलने आते और हर बार मीर जाफर को उन्हें कुछ ना कुछ इनाम देना पड़ता। कहा जाता है कि मीर जाफर इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुका था और कहीं ना कहीं अब वो चाहता था कि वो ब्रिटेन के प्रभाव को समाप्त करे, लेकिन अभी भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अंग्रेजों को इस बात का शक हो गया कि मीर जाफर अब कोई विरोध कर सकता है, मीर जाफर अब रिटेलिएट कर सकता है। तो कहा कि मीर जाफर को हटाएं कैसे, तो एक पूरा ड्रामा रचा गया मीर जाफर को हटाने के लिए। लिटरली ये सिर्फ एक ड्रामा है जो मीर जाफर को हटाने के लिए रचा जाएगा। सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी गया, एक अंग्रेज अधिकारी ने एक ड्रामा किया कि देखिए हमें ये लगता है कि जो मीर जाफर है वो डच के साथ मिल रहा है। याद रखिएगा बैटल ऑफ बेदरा 1759 में होगा, अभी बेदरा की लड़ाई नहीं हुई है, मतलब डचों का प्रभाव भारत में बना हुआ है। तो एक अंग्रेज अधिकारी गया, कहा कि हमें ये लगता है कि ये जो मीर जाफर है ये अंग्रेजों से डचों से मिल गया है और हो सकता है कि अब आने वाले समय में ये डचों का साथ दे दे तो ये हमारे लिए समस्या बन जाए। जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी। तो अंग्रेजों ने पता है क्या किया, अंग्रेजों ने ये किया कि अंग्रेजी ही सेना, अंग्रेजों की सेना लगी हुई थी बंगाल के बंगले नवाब के बंगले के आसपास। तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो बंगाल के नवाब को गिरफ्तार, बंगाल के नवाब को उन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया गया और उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया, सिर्फ शक की बिना पर। और इतिहासकार वेंसीटार्ट ये लिखते हैं कि ये भारत के इतिहास की, सुनिएगा बात को, ये भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। अंग्रेजों ने एक कूर नवाब मीर जाफर को हटा दिया और एक अच्छे नवाब मीर कासिम को गद्दी पर बैठा। ऐसा ऐसा सिर्फ यूरोप में ही हुआ है, ये पहली बार है जब भारत में भी हमें इस प्रकार की क्रांति देखने के लिए मिलती है। वेंसीटार्ट लिखता है कि ये बंगाल की क्रांति है, दिस इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ। फिर इतिहासकार, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है। रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों, क्रांति का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंज, उसे हम क्रांति बोलते। जैसे हम कहेंगे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक क्रांति थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद ब्रिटेन शासन बदला, ब्रिटिश शासन जो है वो पहले कंपनी के हाथ में था, वो क्राउन के हाथ में आ गया। हम कहेंगे 1947 में भारत को मिली आजादी, एक क्रांति है, सब कुछ बदल गया, वो एक क्रांति है। ओके, हाल ही में जब जियो ने फ्री इंटरनेट की शुरुआत की वो एक क्रांति थी, उसने भारत में एक डिजिटल क्रांति ला। क्रांति में बहुत बड़े बदलाव होते हैं, एक लार्ज स्केल चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते। इसमें कुछ हुआ? नहीं हुआ।
मीर जाफर भी अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था, मीर कासिम भी अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बना रहा। तो इसीलिए इसे क्रांति कहना अतिशयोक्ति। ये बात इतिहास समझ में आया आपको? तो देख रहे हो आप किस तरह उन्होंने क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया है, इस तरह उन्होंने क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि क्रांति हुई ही नहीं। इससे अच्छा तो हमारी एक कजन बहन है, उसका नाम है क्रांति, तो जब भी वो आती है तो वाकई में वो है क्रांति की तरह है, वो तूफान की तरह आती है। ठीक, वो बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब कुछ परिवर्तित कर देती है, वो ज्यादा बड़ी क्रांति है। ठीक है, चलिए बताइए, स्पष्ट है? यस और नो? चलिए लिखिए, लिखिए इसमें दो तीन पॉइंट, दो पॉइंट लिखना है इसमें, या एक ही पॉइंट में हो जाएगा वैसे, लिखें। 1760 में, 1760 में, देखिए दोस्तों, 1760 में कंपनी की मांगों को पूरा न कर पाने के कारण, 1760 में कंपनी की मांगों को पूरा न कर पाने के कारण अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने मीर जाफर पर, अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ, डचों के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। डचों के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया तथा, तथा मीर जाफर को हटाकर, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, तथा मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। बिकॉज ऑफ नॉट फुलफिलिंग, बिकॉज ऑफ नॉट फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द कंपनी, द डिमांड ऑफ द कंपनी, कॉमा लगाइए, द ब्रिटिश अक्यूज्ड, द ब्रिटिश अक्यूज्ड मीर जाफर, मीर जाफर indulging in Dutch conspiracy, indulging in Dutch conspiracy against British, against British, and made, and made and made Mir Qasim the Nawab of Bengal, and made Mir Qasim the Nawab of Bengal in place of Mir Jafar, in place of Mir Jafar in 1760, in 1760। दूसरा पॉइंट लिखिए। एक अंग्रेजी इतिहासकार, एक अंग्रेजी इतिहासकार वेंसी टार्ट, वेंसी टार्ट, एक अंग्रेजी इतिहासकार वेंसी टार्ट VENCIART, एक अंग्रेजी इतिहासकार वेंसी टार्ट ने, वेंसी टार्ट ने इस घटना को, इस घटना को बंगाल की क्रांति, उसमें इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना, इस घटना को बंगाल की क्रांति कहा है, कहा है। हालांकि, फुल स्टॉप लगा के, हालांकि इसे क्रांति कहना, इसे क्रांति कहना एक अतिशयोक्ति है,
एक अतिशयोक्ति है, क्योंकि क्योंकि ना तो ना तो इससे किसी प्रकार के ना तो इससे किसी प्रकार का बृहद परिवर्तन आया और ना ही इसमें जनता की भागीदारी थी। ना तो इससे किसी प्रकार का बृहद परिवर्तन आया और ना ही इसमें जनता की भागीदारी थी और ना ही इसमें जनता की भागीदारी थी। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। अ ब्रिटिश हिस्टोरियन अ ब्रिटिश हिस्टोरियन वेंसियार्ट called this event the revolution of Bengal called this event the revolution of Bengal। वेंसीटार्ट है, VENCITART है वेंसीटार्ट। ठीक है, वेंसीटार्ट, a British historian वेंसीटार्ट called it the revolution of Bengal। फुल स्टॉप लगाइए। although it was an exaggeration because neither there was any change in administration neither there was any change in administration nor any public participation was in it। Neither there was any change in the administration nor any public participation was in it। ठीक है, तो ये बंगाल की क्रांति है, बोल दिया और हमने पढ़ लिया, क्या ही बोले। प्रीलिम्स में सवाल बन जाता है ये कई बार कि किसने इस घटना को बंगाल की क्रांति कहा। ऐसा भी पूछ सकता है कि किस घटना को बंगाल की क्रांति कहा गया, है ना। तो क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ा जाए। मेरा बस चलता तो पहले मैं मीर जाफर टाइप लोगों को भेजता जिन्होंने विद्रोह किया। हैप्पी बर्थडे के जीएस भाई तरफ से भी। नहीं, मीर कासिम को 1757 में नहीं हटाया गया अनुपमा, उससे पहले तो सिराज उद्दौला नवाब था, है ना। मीर कासिम को हटाया ही नहीं गया, मीर कासिम को बाद में हटाया जाएगा। अभी तो मीर जाफर की बात कर रहे हैं। कासिम अभी आएंगे आगे आलोक, अभी हाँ बिल्कुल, ये भी एक डाउट है, अभी अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑल क्लियर, थैंक यू। नाम है आदि शक्ति, ओके, बिना स्पेस के लिखा है। चलिए ध्यान देते हैं। तो ये हो गया हमारी पहली घटना दोस्तों। हमने पहले चर्चा किसके बारे में कर ली, तो हमने पहले चर्चा कर ली मीर जाफर के बारे में। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें चर्चा करनी है मीर कासिम के बारे में। दूसरा, मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से लेकर के 17, ये इसका कार्यकाल है, मर नहीं गया वो 1763 में वो मरा नहीं, ये उसका कार्यकाल है। ठीक है, 1760 से लेकर के 1763 ये पूरा समय काल रहेगा जिस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब रहेगा। चलिए पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहली चीज कि 1760 में अंग्रेजों द्वारा, लिखते जाइएगा साथ में, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बंगाल का हालांकि एक ऐसी कठपुतली निकलेगा मीर कासिम जो अपनी डोरियां तोड़ लेगा। कठपुतली तब तक ही काम करती है जब तक उसकी डोर आपके हाथ में, मीर कासिम इन डोरियों को तोड़ेगा।
ठीक है। पपिट नवाब ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स इन 1760। ठीक है, तो बदले में कुछ तो मिला होगा अंग्रेजों को। इसने अंग्रेजों को क्या दिया, क्योंकि अंग्रेज डील करेंगे ना मीर कासिम से पहले कि भाई कुछ तो हमें चाहिए, तो इसने अंग्रेजों को 3 जगह दे दी। अंग्रेजों को उसने 3 जगह दे दी। वर्धमान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सबसे इंपॉर्टेंट था चटगांव। चटगांव पोर्ट था, चिटगांव, सॉरी चिटगांव। और एक है मिदनापुर। ये 3 हिस्से इसने अंग्रेजों को दे दिए। तो अंग्रेजों के पास अब बड़ा हिस्सा है बंगाल में। 24 परगना अंग्रेजों के पास है। कलकत्ता, जिसमें 3 गांव थे, याद कीजिए। ठीक है, कलकत्ता भी अंग्रेजों के पास है। अब ये भी मिल गया। कासिम बाजार पर भी उनका बहुत अधिकार है। अब उन्हें वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर भी मिल गया। तो जैसे ही उन्होंने मीर कासिम को नवाब बनाया, ये 3 हिस्से भी उन्होंने मीर कासिम से ले लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मीर कासिम अलग है, मीर कासिम योग्य है, वो मीर जाफर की तरह नहीं है। और मीर कासिम दोबारा ये कोशिश करेगा कि मैं बंगाल पर बंगाल के नवाब का प्रभुत्व स्थापित करूं। इतिहासकार आरती मजूमदार लिखते हैं कि मीर कासिम एक ऐसा नवाब है जो दोबारा से बंगाल में नवाबियत को स्थापित करना चाहता है। नवाबियत को स्थापित करने का अर्थ यह है कि वो चाहता है कि जो शक्ति है वो दोबारा बंगाल के नवाब के पास आ जाए और ब्रिटेन का जो नियंत्रण है वो इस पर कम हो जाए। तो इसके लिए वो कुछ कार्य करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे मीर कासिम के कार्य। मीर कासिम के कार्य। अब हम उसके वर्क के बारे में समझते हैं कि उसने ऐसे कौन कौन से कार्य किए, ऐसे कौन कौन से वो वर्क करेगा जिसकी वजह से एक बार दोबारा बंगाल पर उसका प्रभुत्व स्थापित होगा। देखो, सबसे पहला काम उसने एक काम किया, राजधानी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। कहां से कहां राजधानी कर ली सर उसने? उसने राजधानी, अभी क्या है मुर्शिदाबाद, अभी कैपिटल क्या है मुर्शिदाबाद, तो उसने मुर्शिदाबाद से जो कैपिटल है वो मुंगेर बना दी। अब मुझे बताइए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब मुगलों के तहत जब मुगलों के तहत शासन चल रहा था तो उस समय राजधानी क्या थी? ढाका। फिर मुर्शिद कुली खान ने ढाका से ट्रांसफर करके क्या बना लिया? मुर्शिदाबाद। ठीक है। और अब जो मीर कासिम है, इसने किससे बना लिया? मुंगेर। तो ये सब प्रीलिम्स के सवाल है। किसने कैपिटल ट्रांसफर किया, कौन सी राजधानी किसने बनाई, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया होगा उसने? तो कारण बड़ा स्पष्ट है। कारण अंग्रेजी प्रभाव को कम करना। अंग्रेजी प्रभाव को कम करना। टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। क्योंकि अब मुर्शिदाबाद एक बार फिर से ब्रितानियों का एक प्रकार से अड्डा बन चुका है। हर कोई वहां आ रहा है, हर किसी को गिफ्ट देना है। मुंगेर में शायद उसे ये लगा कि कम लोग आएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, तो उसने अपनी कैपिटल कहां से कहां कर ली? मुर्शिदाबाद से मुंगेर उसने अपनी राजधानी बना ली। तो ये पहली घटना है इसके समय जो राजधानी का परिवर्तन होगा। देखो, दूसरी चीज वो जानता है कि हम क्यों हार रहे हैं। उसे यह पता था कि सिराज के पास लगभग 50,000 की सेना थी, उसके बाद भी वो अंग्रेजों की 3,000 की सेना से हार गया। इसका सबसे बड़ा कारण वो समझ गया कि हमारी जो सेना है, ना तो उसमें अनुशासन है और ना ही उसमें संगठन है। जो हमारी मिलिट्री है, ना ही उसमें डिसिप्लिन है और ना ही वो इंटीग्रेटेड है। तो उसने पहला ये प्रयास किया दोस्तों कि बंगाल की सेना को, बंगाल की सेना को यूरोपीय पद्धति पर गठित करने का प्रयास।
और इसके लिए उसने एक यूरोपियन सेनापति को भी बुलाया, जिसका नाम है, एक यूरोप का सैनिक है जिसको लीड कर रहा है, और उसका नाम है समरू। समरू, ठीक। लेकिन वो कर नहीं पाया, वो भारतीयों को ट्रेन कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, इतने रिसोर्सेस नहीं थे ब्रिटेन के पास, क्योंकि उनका तो अब कल्चर ही बन चुका है। ब्रिटेन ऑलरेडी उसी प्रकार से अपनी सेना का संगठन कर रहे हैं, तो उन्हें उस चीज में समस्या नहीं जाती, पर इन्हें समस्या जा रही थी। इसने कोशिश तो की, लेकिन ये कर नहीं पाया। तो ही ट्राइड टू रीऑर्गेनाइज हिज मिलिट्री on the European style with the help of European military men समरू। बट ये कर नहीं पाया, पर उसने कोशिश की। अब सिर्फ सेना के गठन से तो काम नहीं बनेगा, आपको इसके लिए हथियार भी चाहिए। तो इसने मुंगेर में तोप के गोले तथा बंदूक कारखाना स्थापित किया। एक फैक्ट्री बनाई इसने मुंगेर में, इंग्लिश में लिख लीजिए, पहले ये इंग्लिश में लिख लीजिए, कैनन एंड गन फैक्ट्री इन मुंगेर। कैनन एंड गन फैक्ट्री इन मुंगेर, ओके, कैनन एंड गन फैक्ट्री इन मुंगेर। तो उसने अब कोशिश की कि यार हथियार भी हमारे पास कम ना पड़े, तो ये भी इसने प्रयास किया। लेकिन अगेन वही बात है कि तकनीकी रूप से ये बहुत पीछे। यूरोपियों के पास जो टेक्नोलॉजी है, ब्रिटिशर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है, उनकी बंदूकें बेहतर थी, है ना। कंपैरिजन जब आप करेंगे कि यार ये किस प्रकार की बंदूक बना रहा है, तो उनकी बंदूकें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, पर एटलीस्ट ये कोशिश तो कर रहा है। अगर ये कोशिश मीर जाफर ने भी की होती तो शायद चीजें अलग होती। तो ही इज ट्राइंग कि कैसे भी करके मैं इनके प्रभाव से मुक्त हो सकूं। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, तो मैं आपसे पूछूंगा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों, जल्दी बताओ कमेंट करके। व्हाट इज द बिगेस्ट इशू बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड बंगाल्स नवाब? क्या है सबसे बड़ा इशू, बताइए जल्दी कमेंट करके। कि सर ये तो ठीक है, राजधानी परिवर्तित कर दी, बंगाल में सेना को यूरोपीय पद्धति के हिसाब से गठित कर दिया, मुंगेर में तोप के गोले का कारखाना भी खोल दिया, ऑल गुड, बट व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? वेरी गुड, वेरी गुड, दस्तक शाही फरमान, वेरी गुड। सबसे बड़ा इशू है दस्तक, रॉयल डिक्री का मिसयूज। इसे कैसे रोकेगा? और जो इसने किया ना, वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के कि क्या बात है सर, क्या बात है, आनंद आ जाएगा आपको। इसने जो काम किया, इसने पता है क्या किया? इसने कहा कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज वो क्या कर रहे थे? दस्तक का दुरुपयोग। ब्रिटिशर्स वर मिस यूजिंग द दस्तक, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1763 में संपूर्ण आंतरिक करों को ही समाप्त कर दिया, संपूर्ण आंतरिक करों को ही समाप्त कर दिया। He vanished all the internal taxes in 1763, खत्म, मास्टर स्ट्रोक। देखो ये दस्तक काम कहां आता था? तो जैसे मान लो कि ये बंगाल है, तो अभी भी कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन ये बीच में जो बहुत सारे टोल पड़ते थे, बीच के जो टैक्सेस थे, वो टैक्सेस नहीं लगते थे। तो इन्हीं टैक्स से बचा रहा था अंग्रेजों को दस्तक। उसने कहा कि अब हमें टैक्स चाहिए ही नहीं, हम सबके लिए एक जैसा कर देंगे। तो आप सोच के देखो, इससे अंग्रेजों को समस्या होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अंग्रेजों को समस्या हुई। याद रखिएगा दोस्तों, आपको, आपके पास अगर लंबोर्गिनी है, तो लंबोर्गिनी का सुख तभी तक है जब तक पूरे शहर में आपकी लंबोर्गिनी अकेली है। जिस दिन आपके जैसी 1000 लंबोर्गिनी और आपके शहर में आ गई, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। बड़ी भयंकर चीज होती है विशेष अधिकार।
आपका घर एडवांस तभी तक है जब तक वो अकेला बंगला है। 50 बंगले और बन गए ना, तो फिर आपके बंगले की उतनी हैसियत नहीं रह जाती। तो इनके विशेष अधिकार ही इसने खत्म कर दिए और कहा कि सभी के लिए इक्वल है, करो। फ्रांसीसी तुम भी ट्रेड करो, भारतीय हो तुम भी ट्रेड करो, किसी से कोई टैक्स नहीं लेंगे, बस वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी दे देना, दैट्स इट। इसे पता था मेरा नुकसान होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि दस्तक का मिसयूज तो होने से रुकने रुकने वाला नहीं है। इससे बेहतर यह है कि मैं सभी के लिए एक सी चीजें कर दूं, तो कम से कम व्यापार और वाणिज्य तो बढ़ेगा। तो ये उसने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। तो इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। हम तुम्हें तो मना कर नहीं पा रहे हैं भैया, ठीक है, मना तो कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे भी करके घुमा फिरा करके बात करके टाल दो, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये बड़ा अच्छा अटेम्प्ट था। ओके, अब इससे हुआ क्या, तो इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ, प्रभाव अंग्रेजों के अंग्रेजों के विशेषाधिकारों विशेषाधिकारों की समाप्ति। ठीक, पहला इफेक्ट अंग्रेजों के विशेष अधिकारों की समाप्ति। और अगला इफेक्ट 1763 में 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ये इसका प्रभाव हुआ। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक, अच्छा, ये बनाया नहीं, एक्चुअल में यहां पे लड़ाई होगी दोनों के बीच, युद्ध होंगे। गिदिया का युद्ध होगा, उदय नाला का युद्ध होगा, पटना का युद्ध होगा। तो बहुत सारे युद्ध होंगे, छोटे छोटे युद्ध ना कह करके छोटी छोटी झड़पें होंगी दोनों के बीच में। और आखिरी में फिर ये हार जाता है, भाग गया फिर ये। और जब ये भाग गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको जगह पर पुनः मीर जाफर को अगला कठपुतली नवाब बना दिया। अब मीर जाफर बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, उसके कुछ भी हिम्मत नहीं है। तो कहा कि ठीक है यार, इसको बिठाल देते हैं, नाम मात्र का अध्यक्ष ही तो बनाना है, कोई समस्या तो है नहीं इस बात में, तो इसको नाम मात्र का अध्यक्ष बना देते हैं। तो 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम भाग गया, बेसिकली युद्ध हो रहा था, एक छोटा युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में मीर कासिम भाग गया और भाग करके वो चला जाएगा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। कहाँ पर चला जाएगा? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास वो चला जाएगा। मुझे बताओ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? आर वी क्लियर? फिर एक नोट लिखना है आपको, छोटा सा एक नोट लिखना है, छोटा सा। तो अब आप लोग जो पूछ रहे थे कि सर मीर कासिम को क्यों हटाया, तो मीर कासिम को हटाया नहीं, मीर कासिम के साथ युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, उसके बाद मीर कासिम भाग गया और फिर मीर जाफर को नियुक्त किया। ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलो अब एक नोट लिखो, आप अलग से एक नोट लिखो। लिखें नोट में, 24 जून 1763 को 24 जून 1763 को मीर जाफर ने, सॉरी सॉरी 24 जून 1763 को 24 जून 1763 को मीर कासिम ने पटना में पटना में कैद 148 कैदियों पटना में कैद 148 कैदियों की हत्या करवा दी। पटना में कैद 148 कैदियों की हत्या करवा दी। पटना में कैद 148 कैदियों की हत्या करवा दी, जिसे जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
बेसिकली हुआ ये था कि वो हर जगह हार रहा था, वो ग्रिया में भी हार गया, वो उदयनाला में भी हार गया, तो वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर के उसने पटना पर अटैक किया था और पटना पर अटैक करके वहां पर जितने भी अंग्रेज थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो गुस्से में आकर के उसने 148 जो अंग्रेज थे उनको मार डाला। ठीक है, तो इसे पटना हत्याकांड कहा जाता है। इंग्लिश में लिखिए, इन द एंगर ऑफ डिफीट, इन द एंगर ऑफ डिफीट, कॉमा लगा के, मीर कासिम killed 148 prisoners. Mir Qasim killed 148 prisoners arrested in Patna. Arrested in Patna. This incident is called. This incident is called Patna massacre. Patna massacre happened on. This incident is called Patna massacre. Happened on 24 June 1763. Happened on 24th June 1763. क्लियर? ऑल गुड? क्लियर है सारी बातें? ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बक्सर के युद्ध के कारण क्या रहे होंगे, तो क्या आप बता पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बक्सर का युद्ध होने वाला है उसके कारण क्या रहे होंगे, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो है ना स्टेटमेंट की उसने सही किया, नहीं नहीं बोलना चाहिए। हम ये आक्रोश में आकर के कह रहे हैं, पर एक बात मैं आपको बताऊं, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो, किसी को भी मारना है ना, हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो। इवन मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की ओर से भी नहीं होनी चाहिए। पर हाँ ये बात सच है कि शुरू ब्रिटिशर्स ने किया था और ख़त्म इस तरह से हुआ। ठीक। तो कभी भी इंटरव्यू में इन बातों का सपोर्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, गुस्सा था लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक, चले बताएं, तो समझ पाएंगे आप लोग? ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आगे लिखते हैं, अगली हेडिंग लगाओ भैया, जो भी नंबर का टाइटल हो आप टाइटल अपने हिसाब से डाल देना। अगली हेडिंग, बक्सर का युद्ध। बक्सर का, चलो पहले समझ लो कुछ बेसिक बातों को, फिर अपन लिखेंगे इसके बारे में। ठीक, तरीका वही रहेगा लिखने का जैसे हमने प्लासी का युद्ध लिखा। समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नाम की एक जगह है बिहार में। ठीक है, बक्सर नाम की एक जगह कहाँ पर है? बिहार में। तो बक्सर जो है, बक्सर बिहार, यहां पर एक तरफ होंगे अंग्रेज, अंग्रेज, और अंग्रेजों का नेतृत्व करेगा हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करेगा? हेक्टर मुनरो। ठीक है, और दूसरी ओर है एक संयुक्त सेना, और इस संयुक्त सेना में शामिल है मीर कासिम, इसमें शामिल है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और
अवध का नवाब शुजा उद्दौला, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हो रहा है जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, अंडरस्टूड, बात समझ में आई आपको ये? ओके, अब ये भी समझ लेते हैं जरा, इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और इस युद्ध में हम सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाएगी, ब्रिटिशर्स की इस युद्ध में जीत हो जाएगी। जबकि ये जो संयुक्त सेना है जिसमें मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय है और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला है, ये तीनों हार जाएंगे और इस युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि के द्वारा होगा। अगस्त में इलाहाबाद की 2 संधियां की जाएंगी और उन 2 संधियों के बाद ना सिर्फ इस युद्ध का अंत हो जाएगा बल्कि बंगाल पर ब्रिटेन का स्थायी प्रभाव भी स्थापित हो जाएगा और साम्राज्यवाद की शुरुआत हो जाएगी। जो अ, एक प्रकार से इंपीरियलिज्म है उसकी शुरुआत बंगाल से हो जाएगी और ये एक वास्तविक युद्ध है और ये अंग्रेजों की सैनिक जीत थी। देखो, प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र है लेकिन ये अंग्रेजों की वास्तविक जीत है, तो इसने पूरे भारत में अंग्रेजों की सैन्य प्रतिष्ठा को स्थापित कर दिया। इसने पूरे इंडिया में अंग्रेजों की जो मिलिट्री डोमिनेंस है उसको एस्टैब्लिश कर, और इसका भय अब दूसरे राज्यों तक फैल चुका था। जो दूसरी छोटी छोटी रियासतें हैं उन तक भी इसका भय फैल चुका था। और याद कीजिए, यह युद्ध 1764 में हो रहा है जबकि वॉन्डी वॉश का युद्ध हो चुका है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हो चुका है और वॉन्डी वॉश के युद्ध में उन्होंने फ्रांसीसियों को पटक दिया है। इसी समय पर याद कीजिए 1759 में बेदरा का युद्ध हो चुका है और बेदरा के युद्ध में उन्होंने डचों को पटक दिया है। तो दक्षिण भारत पर भी अब उनका नियंत्रण है, हैदराबाद कर्नाटक दोनों पर उनके नियंत्रण की स्थापना हो चुकी है और इसी तरह बंगाल पर भी अब उनका प्रत्यक्ष शासन स्थापित होने लगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए सबसे पहले परिचय, फिर हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखें परिचय, लिखें पहले। इस तरह से आपकी कॉपी होगी, हेडिंग आपने लगाई होगी, तो यहां से लिखना शुरू कीजिए परिचय, इस तरह से, फिर हम कारण लिखेंगे। लिखिए, चलिए लिखिए इसमें 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को वर्तमान बिहार में स्थित, वर्तमान बिहार में स्थित बक्सर में, वर्तमान बिहार में स्थित बक्सर में अंग्रेजों, अंग्रेजों तथा संयुक्त सेना के मध्य, संयुक्त सेना के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, के मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा गया, के मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 22 अक्टूबर 1764 को वर्तमान बिहार में स्थित बक्सर में अंग्रेजों तथा संयुक्त सेना के मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा गया। लिखिए, अंग्रेजों की ओर से अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व, लिखो, अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। जबकि जबकि संयुक्त सेना में, संयुक्त सेना में बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, जबकि संयुक्त सेना में बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, कौमा कौमा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा तथा अवध नवाब शुजा उद्दौला शामिल था। अवध नवाब
शुजा उद दौला शामिल था। इस युद्ध के इस युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। इस युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। चलिए इंग्लिश में लिखिए। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर was Battle of Buxar was fought on Battle of Buxar was fought on 22nd October 1764. 22nd October 1764 between between the Britishers and Britishers ब्रैकेट में लिखो हेक्टर मुनरो, between the Britishers ब्रैकेट में लिखो हेक्टर मुनरो and joint army of मीर कासिम कॉमा मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड अवध नवाब शुजा उद दौला फुल स्टॉप। Followings are the reason behind the war. Followings are the reason behind the war. ठीक है, देखो कहानी पता है क्या है। कहा जाता है, इतिहासकार एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं कि मीर कासिम सबको ले डूबा। हुआ ये कि मीर कासिम जैसे ही बंगाल से भागा तो बंगाल से भाग करके अवध पहुंचे। तो अवध का नवाब उस समय शुजाउद्दौला, वो बढ़िया अपना शाही ठाट में बैठा हुआ, अरे हम तो नवाब है, हमारा क्या ही हो। उसी समय पर मुगल का जो सम्राट है शाह आलम द्वितीय, वो भी अवध आया हुआ था। तो कहा कि ठीक है आ जाओ। और क्या होता है, उस समय के राजा लोग हैं, उनको चढ़ाना है, थोड़ी सी हवा दी वो चढ़ गए, फुग्गा हो वो तो ठीक है, तुरंत ही उनका ईगो आ जाता था बीच में। तो मीर कासिम ने कहा देखो ऐसी ऐसी बात है, बंगाल पर उनका अधिकार हो गया है, हो सकता है कल के दिन वो अवध को भी ले डूबे, और हो सकता है कि देखो भाई तुमको भी ले डूबे। उनको भी अभी अंग्रेजों का प्लान था नहीं अवध वगैरह को लूटने का, भी वो दूसरी प्लानिंग कर रहे थे। ये बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहे थे। मीर कासिम ने इनकी जिंदगी में भी आग लगा, ठीक है, और कहा कि ठीक है चलो अपन युद्ध लड़। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, वहां से सुजाउद्दौला, और फिर ये मीर कासिम, ये तीनों आपस में मिल गए और इन्हें लगा कि अब तो हम हरा ही देंगे। और हर किसी को लगा था कि हरा देंगे, हर किसी को क्या लगा था कि हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। और इतना उल्टा हो गया कि शाह आलम द्वितीय पहला ऐसा नवाब बन गया, पहला ऐसा बादशाह बन जाएगा जो कि अंग्रेजों की पेंशन से जिंदा रहेगा। अवध पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, तो बंगाल के साथ साथ उन्हें अवध भी मिल, और मुगल बादशाह का प्रकोप भी खत्म कर डाला। तो ये बक्सर के युद्ध ने तीन चीजों को हरा दिया। बंगाल तो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ ही गया, लेकिन अवध और जो मुगल सम्राट के पास जो जमीन थी उस पर भी किसी न किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया, किसी न किसी प्रकार से इनडायरेक्ट कंट्रोल आ गया। तो देखा भैया, ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। एक दोस्त ने पूरी, बोलते हैं ना कि नाव ही डुबो डाली, सब कुछ डुबो डाला। तो ये कहानी इतिहासकार सुनाते हैं कि मीर कासिम ने इस तरह से बर्बाद कर दिया। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो ये इस प्रकार की कहानी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। चलिए कारण लिखिए, कारण लिखिए, लिखें पहला कारण लिखें। मीर कासिम के द्वारा मीर कासिम के द्वारा पहला कारण लिखिए, इस तरह से लिखिएगा, नंबर 1 2 3 ऐसा कर, ठीक है। लिखिए पहला कारण, मीर कासिम के द्वारा बंगाल में किए गए मीर कासिम के द्वारा बंगाल में किए गए सैन्य सैन्य राजस्व तथा शासन संबंधी सुधार। मीर कासिम के द्वारा बंगाल में किए गए सैन्य, शासन तथा राजस्व संबंधी सुधार। ठीक,
रेवेन्यू, मिलिट्री एंड गवर्नेंस रिफॉर्म ऑफ मीर कासिम इन बंगाल। रेवेन्यू, मिलिट्री एंड गवर्नेंस रिफॉर्म ऑफ मीर कासिम इन बंगाल। दूसरा लिखिए, मीर कासिम द्वारा बंगाल में सभी आंतरिक करों की समाप्ति कर दी। बंगाल में सभी आंतरिक करों की समाप्ति कर दी, जिससे अंग्रेजों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। व दस्तक का प्रयोग भी दस्तक भी महत्वहीन हो गया, जिससे अंग्रेजों के समस्त विशेष अधिकार समाप्त हो गए तथा दस्तक भी महत्वहीन हो गया। इंग्लिश में लिखिए, अबोलिशन ऑफ इंटरनल ट्रेड टैक्सेस बाय मीर कासिम। Abolition of internal trade taxes by Mir Qasim, which ended the privileges of Britishers, and it also cost it also decreased the importance of royal decree। अगला लिखिए, अंग्रेजों के द्वारा की गई बंगाल की लूट, जिससे मीर कासिम ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। अंग्रेजों के द्वारा की गई बंगाल की लूट, जिससे मीर कासिम ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। लूट ऑफ बंगाल by Britishers, which led Mir Qasim to oppose the Britishers। अगला कारण लिखिए, अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य होने वाले युद्ध तथा मीर कासिम के द्वारा किया गया पटना हत्याकांड लिखें इंग्लिश में, small battles between Mir Qasim and Britishers। अगला पॉइंट लिखिए, पटना मसैकर बाय मीर कासिम। और आखिरी कारण लिखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम, शुजा-उद-दौला तथा शाह आलम द्वितीय के गठबंधन का निर्माण। अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम, शुजा-उद-दौला तथा शाह आलम द्वितीय के गठबंधन का निर्माण। तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि भाई अभी हमारे खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं, तो हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। इंग्लिश में,
alliance of Mir Qasim, Shuja ud-Dawla and Shah Alam II against the Britishers. Alliance of Mir Qasim, Shuja ud-Dawla and Shah Alam II against the Britishers. ठीक, चलिए हो गया। अब एक कंक्लूजन लिखो, एक कंक्लूजन लिखो इस तरह से। देखिए, इस युद्ध में, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई, जीत हुई तथा तथा मीर कासिम की मृत्यु। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई तथा मीर कासिम की मृत्यु, मृत्यु कॉमा लगा के इलाहाबाद की दो संधियों के द्वारा, इलाहाबाद की दो संधियों के द्वारा, इलाहाबाद की दो संधियों के द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। इलाहाबाद की दो संधियों के द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई भारत में, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रभावी शुरुआत थी, क्योंकि बक्सर की लड़ाई भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रभावी शुरुआत थी, क्योंकि यह न सिर्फ एक सैन्य विजय थी, यह न सिर्फ एक स्पष्ट सैन्य विजय थी, क्योंकि यह न सिर्फ एक स्पष्ट सैन्य विजय थी, बल्कि इसने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट पर, बंगाल, अवध और मुगल सम्राट पर ब्रिटिश नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित किया, ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित किया। चलिए इंग्लिश में लिखिए। दिस वॉर, दिस वॉर वॉज एंडेड बाय, सॉरी सॉरी ऐसा लिखिए, दिस ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स कंक्लूजन लिखना है आपको। ब्रिटिशर्स won this battle, Britishers won this battle and Britishers won this battle and Mir Qasim was killed, and Mir Qasim was killed. Britishers won this battle and Mir Qasim was killed. Full stop और लिखिए। This battle was ended by, this battle was ended by two treaties of Allahabad. This battle was ended by two treaties of Allahabad. Two treaties of Allahabad. फिर फुल स्टॉप लगा के The Battle of Buxar, the Battle of Buxar was the effective beginning of British Empire in India. The Battle of Buxar was the effective beginning of British Empire in India because it was not only a clear victory of British military power, because it was not only a clear victory for British military power, of British military power, but also it established British dominance over, but also it established British dominance over
over Bengal, Awadh, and Mughal emperor. बंगाल, अवध एंड मुगल एम्परर। बताओ, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये हमने कंक्लूजन भी लिख लिया, ठीक है, हमने कंक्लूजन भी लिख लिया दोस्तों। और कंक्लूजन लिखने के साथ साथ हमने यह भी पता कर लिया कि आखिर इसका महत्व क्या है। देखो, प्लासी का तो एक झड़प था, जो प्लासी की लड़ाई है वो क्या थी? एक झड़प थी। लेकिन ये जो हुआ, ये निश्चित तौर पर एक पूरा प्रॉपर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। और कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद में एक अंतिम कील की तरह साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद कोई भी ब्रिटेन शासन का विरोध करने के लायक नहीं बचा और हर जगह पर एक संदेश फैल गया कि जो ब्रिटिश शासन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात स्पष्ट है आपको। हमने कारण भी लिख लिए, हमने एक परिचय लिखा, हमने परिणाम भी लिख लिया। अब हमें इलाहाबाद की संधि के बारे में बात करनी है, हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में बात करनी है। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए, तो अब इसको बोर्ड पे समझेंगे और मेरे साथ ही आप बोर्ड पे लिखते भी जाएंगे। जिस तरह मैं बोर्ड पर लिखूंगा आप भी मेरे साथ लिखते जाइएगा। देखो, नहीं, इसमें कोई अच्छा सा कथन नहीं है, कोई अच्छा सा कथन नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमें इसी में लिखना है, हमारा जो 7वां पॉइंट चल रहा है इसी के अंदर, इलाहाबाद की संधियां, ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की संधियां। तो इलाहाबाद की दो संधि होती है। इलाहाबाद की, अब डेट को लेकर के कंफ्यूजन है, लेकिन अधिकांश किताबों में जो डेट मैंने देखी है वो है 12 अगस्त, 12 अगस्त 1765। अगस्त 1765 जरूर क्लियर है, 12 अगस्त 1700। और दूसरी ओर है इलाहाबाद की, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को की गई। हम यहीं पर यह भी लिख लेते हैं ये किस किस के बीच में हुई थी, ताकि हमें एक आइडिया रहे। देखो, जो इलाहाबाद की पहली संधि है, फिर हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है उसमें एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भारत बुलाया गया है। युद्ध किसने लड़ा था? तो युद्ध लड़ा था दोस्तों युद्ध लड़ा था हेक्टर मुनरो ने, लेकिन संधि किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बुलाया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को टाइटल क्या दिया गया था? स्वर्ग से पैदा हुआ सेनानायक। तो स्वर्ग का सेनानायक दोबारा भारत आएगा सिर्फ संधि करने के लिए। ठीक है, दूसरा, इसमें दूसरी ओर जो शामिल होंगे, बंगाल का नवाब नज्म उद्दौला और और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये इनके बीच में होगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि बंगाल के नवाब को बुलाने की कुछ विशेष जरूरत थी नहीं इसमें, क्योंकि देखो, देखा जाए तो बंगाल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था ना, क्योंकि ना तो बंगाल का नवाब युद्ध लड़ा, बंगाल का पुराना नवाब युद्ध लड़ा था, और ये तो ऑलरेडी आपके हक में था। लेकिन आपने बंगाल को क्यों बुलाया? आपको जान करके और हैरानी होगी कि बंगाल को बुलाने का सिर्फ एक कारण था कि बंगाल को और लूटा जाए, और भी चीजें बंगाल से ले ली जाए, क्योंकि जितना ये बंगाल को लूट पाएंगे
उतना ज़्यादा फायदा इन्हें होगा। दूसरी बात, अब खुद तो ये यहाँ पर शासन नहीं कर रहे हैं, तो ये अवध के नवाब और बंगाल और मुगल सम्राट से कहेंगे कि कुछ क्षेत्र तुम बंगाल को दे दो। खुद नहीं मांगेंगे, कहेंगे कुछ क्षेत्र तुम बंगाल को दे दो। और बंगाल को मिला मतलब इनको मिला, ठीक है। और दूसरी जो संधि हो रही है, दूसरी जो ट्रीटी हो रही है, उसमें अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसे लीड करेगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और दूसरी ओर जो इसमें है वो है अवध नवाब शाह, सॉरी अवध नवाब शुजाउद्दौला। अवध नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। चलिए, तो अब इनके प्रावधान भी लिख लेते हैं हम, ठीक। तो एक काम करेंगे, अलग अलग, या फिर आप चाहें तो इसी के नीचे इनके प्रावधान लिख लीजिए, आप चाहें तो अगले पेज में लिख लीजिए। तो मैं इसके प्रावधान यहीं आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक। तो लिखें इसमें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखें, लिखिए। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपना पेंशनर सम्राट बना लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपना पेंशनर पेंशनर बना लिया, और और 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन, और 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन देकर उसके सारे अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन देकर उसके सारे अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये पहला पेंशनर नवाब सम्राट बनेगा। सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जो अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना, तो इसका जवाब यही होगा दोस्तों। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। मुगल एम्परर, मुगल एम्परर lost its control over his territory. Mughal emperor lost his control over his territory and became the pensioner of Britishers. Pensioner of Britishers. ब्रैकेट में लिखिए 26 लाख रुपीस पर ईयर। अब आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 50 साल ही हुए औरंगजेब की मृत्यु को, और सबसे बड़े एम्पायर को उन्होंने खत्म कर दिया है, और उसके जो सम्राट है उसको अपना पेंशनर बना लिया, इसलिए यह बड़ी जीत है। दूसरा लिखें, दूसरा लिखें। बंगाल में, बंगाल में अत्यंत शोषणपूर्ण, अत्यंत शोषणकारी द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ। बंगाल में एक शोषणकारी द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ, पढ़ेंगे कल, और बहुत बुरी व्यवस्था। इंग्लिश में लिखें, वेरी एक्सप्लॉयटेटिव डायरकी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्टार्टेड इन बंगाल। वेरी एक्सप्लॉयटेटिव डायरकी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्टार्टेड इन बंगाल। तीसरा लिखिए, कंपनी को, कंपनी को मुगल सम्राट से, कंपनी को मुगल सम्राट से, कंपनी को मुगल सम्राट से उत्तरी सरकार, याद कीजिए ये वाला इलाका जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, कंपनी को मुगल सम्राट से उत्तरी सरकार की जागीरदारी मिली। कंपनी को, कंपनी को मुगल सम्राट से उत्तरी सरकार की जागीरदारी मिली।
द कंपनी गॉट द जागीरदारी ऑफ नदर्न सरकार, द कंपनी गॉट द जागीरदारी ऑफ नदर्न सरकार फ्रॉम मुगल एम्परर, फ्रॉम मुगल एम्परर। अगला देखें, आखिरी पॉइंट इसमें, शुजा उद्दौला से इलाहाबाद लेकर मुगल सम्राट को सौंपा। ये इनकी बड़ी खतरनाक चाल है। शुजा उद्दौला से इलाहाबाद लेकर के मुगल सम्राट को सौंपा। टुक अलाहाबाद फ्रॉम शुजा उद्दौला एंड गेव इट टू द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर। अब ये क्यों किया, तो ये सस्पेंस रहने दो, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए जीवन में। इस सस्पेंस को हम कल ओपन करेंगे जब हम बंगाल में द्वैत शासन की बात करेंगे। अच्छा, बंगाल थोड़ा बड़ा टॉपिक, जैसा मैंने आपको बताया। अब मैसूर वाला युद्ध हो गया, मराठा वाला युद्ध हो गया, आंग्ल सिख युद्ध हो गए, ये इतने ज्यादा बड़े नहीं है। इनमें बस हमें टेबल बनानी है। एक टेबल बनाएंगे, उसमें कारण लिखेंगे, उसमें हम संधि लिखेंगे और महत्वपूर्ण लीडर लिखेंगे। बस मैसूर भी खत्म हो जाएगा एक क्लास में। सिख में सिर्फ हमें महाराजा रणजीत सिंह की बात करनी है और उन युद्धों को भी हमें मैप बनाना है। मराठा में हमें तीनों युद्धों का एक डायग्राम बनाना है। लेकिन बंगाल वॉज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बंगाल में कल हम पहले द्वितीय संधि की चर्चा करेंगे, 2-4 पॉइंट है इसमें लिखेंगे। फिर हम बंगाल में द्वैत शासन की बात करेंगे और फिर हम कल मैसूर के बारे में, जो मैसूर कैसे बना ये हम जान लेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल गुड। तो कल आपको 2 सस्पेंस हम खोलेंगे। एक सस्पेंस आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों भैया ये शुजा उद्दौला से लिया और मुगल सम्राट को दे दिया। और दूसरा सस्पेंस आपके दिमाग में ये होगा कि जब पूरा कंट्रोल आ ही गया था तो नज्म उद्दौला को नवाब बनाने का क्या मतलब, नहीं बनाते उसको नवाब, किसी और को बना देते। इन 2 की चर्चा हम कल करेंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी, चीजें दिमाग में क्लियर हो रही होंगी और आगे मुख्य परीक्षा के जवाब भी आप लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जागीरदारी मतलब जमींदारी, वहां पर टैक्स वसूलने के अधिकार, ठीक है।